तो ये हमारी स्टोरी थी और पुष्पा हमारे साथ हैं जिन्होंने किसी बड़े सरकारी स्कूल में किसी प्राइवेट निजी स्कूल में एडमिशन के लिए एक पैसा नहीं दिया, डोनेशन नहीं दिया और आरटीआई से अपना हक हासिल किया। पुष्पा जी, कैसा रहा आपका यह अनुभव? आपका बच्चा इस वक्त एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ रहा है, कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और शुरू में जब मैं आई थी मेरा एक ही इरादा था कि मैं शहर जाऊं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाऊं। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर गांव से आई थी कि मैं अच्छे शहर में जाऊंगी, अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों को भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ के वो कुछ भी अपना अच्छा काम करके और अपना जीवन प्रक्रिया अच्छा सा चला सकता है। कभी आपने सोचा था इतने बड़े स्कूल में आपका बेटा जाएगा, बच्चा जाएगा पढ़ने, जहाँ पे बड़े बड़े बाबुओं के, बड़े बड़े अफसरों के, पैसे वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, इस तरह कभी सोचा था? जी, मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी। रोज स्कूल जाती तो गार्ड क्या कहते थे, जाओ जाओ बाहर चले जाओ। तुम आके से गई, तुम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने हिम्मत सोचा भी कैसे? तुमने कैसे सोचा? तुम तो सलम बस्ती में रहते हो, झुग्गी बस्ती में रहते हो, आप तो क्या चीज हो, आज स्कूल के गेट पे भी आ गई हो, आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको कोई आपका बच्चे का एडमिशन हो किसी ने कह दिया और आपने आवेदन कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, जब मेरा बाकी के बच्चे जाते हैं और सरकार ने ये किया भी है कि भैया 25% सीटें मिलेगी, तो मैं भी तो उसी दायरे में आ रही हूँ, मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा? उसके बाद में जब मुझे ये सूचना का अधिकार कानून का पता चला और मैं से एक आरटीआई फाइल की। सर आरटीआई फाइल की मुझे आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ दिक्कतें तो इतनी आई थी कि बहुत समस्या आई थी मेरे साथ एक आरटीआई फाइल करने के लिए। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं आज आरटीआई लगा के जाऊंगी और मेरे बच्चे का देखती हूँ कि होता है कि नहीं होता है। पैसा तो मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ। मुझे ये भी पता चलता है कि इतनी डोनेशन लगता है और आप कैसे इतनी बड़ी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हो, कहाँ से लाओगी इतना पैसा? और एडमिशन फीस भी होती है, डोनेशन भी देना पड़ता है और हर महीने पैसा तो आप नहीं करवा पाओगे। मगर कोई बात नहीं, मैंने आवेदन किया, मैं देखती हूँ। जब मैंने इस कानून का इस्तेमाल किया सर, वो दिन मेरे लिए कितना अच्छा था। अगर आज ये आरटीआई एक्ट नहीं आता तो भविष्य में मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे बच्चा उस स्कूल में दाखिला होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो गया है जहां बिना भ्रष्टाचार के आपका काम नहीं हो सकता, लेकिन ये सिस्टम, ये व्यवस्था बदल सकती है अगर आप पहल करें तो। बहुत सारी पहल देश भर में हुई हैं, मनरेगा को लेकर पहल हुई है, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल को लेकर डॉक्टरों के बीच एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम बन गया था। आरटीआई ने उस सिस्टम को भी तोड़ा है और साथ साथ जेलों में जो विचाराधीन कैदी बंद थे उनके लिए भी व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत सिर्फ आरटीआई से हुई है। कैसे, देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। खुली हवा में सांस लेना, बिना रोक टोक घूमना, अपने हक और अधिकारों का खुलकर प्रयोग करना, यही आजादी है। जो जेल में है उनके भी हक और अधिकार है। शैलेश गांधी की आरटीआई से एक ऐसी ही जानकारी आई जिसमें सरकार ने सन 2006 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बदलाव किया कि जेल में जो विचाराधीन कैदी बंद हैं और वो अपनी सजा की आधी मियाद काट चुके हैं, वो भी पर्सनल बॉन्ड भर के रिहा किए जा सकते हैं। सूचना अधिकार कानून से जवाब आने के बाद महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा जेलों में विचाराधीन कैदियों की लिस्ट लगा दी गई। देश की जेलों में आज भी 70% से ज्यादा विचाराधीन कैदी बंद हैं। आरटीआई से इस खुलासे का सबसे ज्यादा फायदा गरीब कैदियों को हो रहा है। इसके साथ ही वो कैदी भी फायदा उठाएंगे जो छोटी धाराओं में बंद है। आखिर क्यों मानवीय संवेदनाएं खोती जा रही हैं? क्यों इंसान पैसों की लालच में हैवान बनता जा रहा है? जो डॉक्टर जीवन देने का काम करते हैं, जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है, वही डॉक्टर गरीब मरीजों पर ड्रग ट्रायल करते हैं। इस ड्रग ट्रायल पे न उन मरीजों से पूछा जाता है, ना ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन ली जाती है, लेकिन पैसे के आगे सब अंधे हो जाते हैं। सूचना अधिकार कानून से जब जवाब आया तो देश में हड़कंप मच गया और उस जवाब से सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। 15 अगस्त 1947 को देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली। पराये बंधनों से देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता तो मिली, पर इंसान आज भी अपनी ही ख्वाहिशों का गुलाम बनकर रह गया है। पैसों के लालच ने इंसान को बेदर्द और बेरहम बना दिया है। क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग ट्रायल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे
करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लिपटा है। इंदौर के रहने वाले डॉक्टर आनंद ने सूचना का अधिकार कानून से जो खुलासे किए, उसने सभी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर के रख दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर देश की संसद तक कोहराम मच गया। मरीजों को पता भी नहीं था कि जिस डॉक्टर से वे अपनी बीमारी की दवा ले रहे हैं, वो डॉक्टर चुपके चुपके उन पर दवाइयों का परीक्षण कर रहा है। विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके ये डॉक्टर करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर रहे हैं। एक मरीज पर परीक्षण 1 लाख रुपए। यहाँ पर करीब 3500 से ज़्यादा मरीजों पर ट्रायल किया गया, जिसमें 1800 से ज़्यादा बच्चे थे और 81 लोगों पर अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव हुए, जिसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रायल हुए हैं, जहाँ कम से कम 10 मौतें रिपोर्ट की गई हैं और इंदौर एक तरीके से ड्रग ट्रायल की राजधानी बन गया है। आरटीआई के खुलासे से पता चला है कि 2600 से ज्यादा मौत ड्रग ट्रायल में हुई। अकेले इंदौर शहर में 83 से ज्यादा लोग क्लिनिकल ट्रायल का शिकार हुए। सूचना का अधिकार ने जो खुलासा किया, उसके बाद सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कई कड़े नियम बनाने की बात कही है। चालबाजी और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों और विभागों से सूचना का अधिकार कानून एक नई आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। केंद्र सरकार ने आम लोगों के और खासकर गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन भ्रष्टाचारियों की नजर उस पर गड़ी हुई है। जी हाँ, मनरेगा एक ऐसी योजना थी, केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एक अच्छी योजना थी जिससे गरीबों के मुंह में नेवाला जाता और उससे पेट भरता, और ना ही सिर्फ पेट भरता बल्कि बच्चे पढ़ लिख सकते थे और उनका जीवन यापन सुख में गुजर सकता था। लेकिन बिहार में मनरेगा के तहत जो काम किए, महीनों काम किए जो मजदूर, उनको सिर्फ 3 रुपये और 10 रुपये हाथ में थमाए गए। लेकिन जब सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल हुआ, आरटीआई से जब खुलासा हुआ, तब उन पर कार्रवाई हुआ। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की आजादी आजाद रहने के लिए थी, हक और अधिकारों के सुखद एहसास के साथ जीने के लिए थी। पर देश का आम आदमी आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। मनरेगा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार से दम तोड़ रही है। पटना का मुसहरी ग्राम सभा, यहाँ के लोग खुश थे कि उन्होंने मनरेगा के तहत कई महीनों तक काम किया, पर बात जब पैसे लेने की आई तो पता चला कि काम 30 दिन किया और पेमेंट 3 दिन का। बाकी उनकी मेहनत की कमाई ग्राम प्रधान, सीडीओ, जिले में बैठे अधिकारियों के जेब में चली गई। ढेर मरे हुए हैं, जिनमें 10-15 से ऊपर होंगे, उसके नाम पर नहीं है। ढेर काम नहीं हुआ, उसका भी निकासी हो गया। जितना काम भी लेबर लोग किए, उसका नहीं आज तक माने पासबुक मिला है, नहीं ढेर के जॉब कार्ड मिला है। जब गांव के सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई डाली तो सारा मामला सामने आ गया। जनता आंदोलित हो उठी। आरटीआई से जो मनरेगा में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, वो खबर जानने का हक प्रोग्राम में दिखाने के बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने ऑडिट के आदेश दे दिए। जांच के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आजादी के बाद देश को मिले मजबूत आरटीआई कानून से समाज में बदलाव साफ देखे जा रहे हैं। तो ये स्टोरी आपने देखी किस तरह से सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी काम आरटीआई के जरिए हो रहा है। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर आपको अब क्या लगता है कि जो देश के इस वक्त जो हालात हैं उसमें सूचना का अधिकार कानून है, किस हद तक प्रभावी हो रहा है व्यवस्थाओं को बदलने में? वो समझाने में समय लगता है, और जब वो करते हैं इस कानून का इस्तेमाल, तो बाद में जब 1 महीने बाद जवाब आया या नहीं आया, उसके बाद अपील हुई नहीं हुई, उसके आधार पर जब उनका काम होता है तो उसको बहुत खुशी होती है। और व्यवस्था में जब देखा जाए इसको, सूचना का अधिकार कानून को, कि व्यवस्था परिवर्तन में कितना ये मदद कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि अब शुरुआत हो गई है। अब जैसे जैसे कानून की जानकारी लोगों को होने लगी है, तो वैसे व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा है। क्योंकि क्या था कि पहले हम लोग कोई भी शिकायत करते थे
तो वो शिकायत कूड़ेदान में जाती थी। तो अब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई शिकायत भी डालते हैं तो अधिकारी लोग उसको संभाल के रखते हैं कि कल को ये पलट के ये ना पूछ लें आरटीआई में कि मेरी शिकायत गई कहाँ। आरटीआई से लोग डरने लगे, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा बदलने लगा। पुष्पा जी, आपसे आखिरी बात, आपको लगता है लोग कहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, आज आपको लगता है कि आप एम्पावर्ड हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास आप सशक्त महिला हैं, आपने अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में इस तरह से एडमिशन दिलाया, आपको इस ताकत का एहसास होता है? सर देखिए, बच्चे को एक ही को नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। 2005 में तो बड़े वाले का करवाया था, इसी तरह मैंने 2006 में उससे छोटा बेटा एक और अच्छा, उसका भी? तो उसका भी मैंने करवाया। तो वही प्रक्रिया थी। और आज आपको मैं ये बताऊं, मेरा ही सुधार नहीं हुआ, बाकी हर साल हर जो भी चाहता है और हर बस्ती के लोगों का हमारे यहाँ एडमिशन होने लगा। यानी अब आप बाकी महिलाओं को, बाकी लोगों को, गरीब बच्चों को आप बताती हैं कि वो इस तरह से जाएं एडमिशन लें? जी, उनको अब दिसंबर में एडमिशन होता है और जनवरी में उनके बच्चे अच्छे से जाने लगते हैं। इतना अच्छा पढ़ाते हैं टीचर भी, कोई भेदभाव नहीं है। आज़ादी का जश्न हम तभी मना सकते हैं जबकि हम इस तरह से सबको उनका जो हक है उनका हक हासिल हो और आम आदमी को उसकी ताकत मिले, तभी हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। और यही आज़ादी का मूल मंत्र भी है, मूल भाव भी है। लेकिन साथ साथ आज जबकि हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस आज़ादी को कायम रखने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको हम ना भूलें, चाहे वो सीमा पर खड़े सिपाही हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, या फिर क्रांतिकारी, या फिर वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इस कानून को बनाए रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चलते चलते हमारी तरफ से श्रद्धांजलि ऐसे सभी क्रांतिकारियों को, ऐसे सभी आरटीआई एक्टिविस्टों को, ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। जो शहीद